अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की ये पीओसी की क्लास है पहली बार, और इसमें ये वाला चैप्टर जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने जो है ना ये नोट्स भी ओपन करके रख दिए हैं। ये चैप्टर हमने नहीं पढ़ा। टॉपिक का नाम है कंज्यूमर एंड बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, ठीक है जी। सवाल ये है कि कंज्यूमर और बिजनेस फाइनेंस को समझने से पहले पहले तो ये सीखना पड़ेगा कि फाइनेंस बेसिकली खुद क्या होता है। फाइनेंस, व्हाट इज़ फाइनेंस। ठीक है, तो सवाल ये है कि पीओसी का जो सब्जेक्ट है बेसिकली हम इसमें बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं, और एक बिज़नेस को चलाने के लिए सबसे पहले आपको फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। अब फंड्स किन किन कामों के लिए आपको चाहिए होता है भाई? बिज़नेस को स्टार्टअप करने के लिए, बिज़नेस में मर्चेंडाइज वगैरह ख़रीदने के लिए, बिज़नेस के एसेट्स परचेज करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आपको फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। और एक नॉर्मल लैंग्वेज में मैं क्या कहूँगा, पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो पैसा है उसे हम बिज़नेस टर्मिनोलॉजी में फाइनेंस कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में से ज़्यादातर आपके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सपेक्टेड है, और बहुत ही ज़्यादातर जो है ना एक सवाल ये बड़ा कॉमन आता है कि ये जो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन जो नज़र आ रहा है, डिफाइन द टर्म फाइनेंस, और इसके बाद जो है उसमें दो सवाल वो भी पूछता है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइनेंस, जो कि बेसिकली कंज्यूमर एंड बिजनेस फाइनेंस आता है। फिर वो फर्दर उसकी कैटेगरीज वगैरह आगे हम वन बाय वन सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है आपको, डिफाइन द टर्म फाइनेंस। ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्या लिखा हुआ है? इट इज़ नेसेसरी फॉर अ बिजनेसमैन टू प्लान फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स in the early stage of starting any new business, and it should not be left to chance. From the starting and to any late expansions in the firm's business, finance play a very important role in purchasing aspects and to meet the expenses, if necessary, for carrying on the business affairs. कहते हैं कि चाहे बिजनेस नया हो या चाहे बिजनेस पुराना हो, या बिजनेस को स्टार्ट लेना हो या बिजनेस को एक्सपेंड करना हो पुराने वाले को, हर जगह पर हर स्टेज पे बिजनेस की दुनिया में आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, या तो आप स्टार्ट कर रहे होंगे या आप बिजनेस को क्या कर रहे होंगे, एक्सपेंड कर रहे होंगे। ठीक है जी, फिर आगे क्या लिखा है, ये वाली लाइन पढ़ रहा हूँ मैं। द फाइनेंशियल नीड ऑफ बिजनेस आर असेस्ड बाय द साइज एंड नेचर ऑफ फर्म। और हर बिजनेस में फाइनेंस की जो नीड होती है वो वेरी करती है। वेरी का मतलब है कि बिजनेस में फाइनेंस की ज़रूरत उसकी साइज के ऊपर डिपेंड करती है। लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं तो बड़े फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं तो बहुत थोड़े फाइनेंस में भी आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। और इसी तरह आपने जो है वो एक मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ पढ़ी थी जब हमने एक टॉपिक पढ़ा था, प्रॉब्लम बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम ये भी होता है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम। तो ये जो बिजनेस की जो तीन काइंड्स होती हैं, जिसमें एक सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, एक पार्टनरशिप होता है और एक जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है, इन तीनों में से किसी एक को सेलेक्ट करने में एक बड़ी वजह ये भी होती है कि आपका फाइनेंस आपको कितना नीड है, फाइनेंस की कितनी नीड है। स्मॉल स्केल के स्केल पे काम कर रहे हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप ज़्यादा बेहतर रहता है। थोड़ा सा कंपैरेटिवली लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप ज़्यादा सूट करता है। और बड़े स्केल पे काम करना चाह रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाह रहे हैं जिसमें करोड़ों रुपए अरबों रुपए फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो इन दैट केस जॉइंट स्टॉक कंपनी वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है जी, आगे बढ़ते। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, द जॉइंट स्टॉक कंपनी रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स वेयर एज सोल प्रोप्राइटरशिप एंड द पार्टनरशिप बिजनेस रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ फंड। वैसे फाइनेंस जो बिजनेस में आता है, उस बिजनेस में फाइनेंस को लाने के लिए दो ही रास्ते हैं। एक है ओनर्स कैपिटल और दूसरा है आपका बोरोड मनी। आपने अकाउंटिंग के अंदर एक इक्वेशन पढ़ी होगी, assets is equals to liabilities plus capital। ठीक है जी, ये एसेट्स हमारे क्या होते हैं, ये रिसोर्सेज ही तो होती हैं। बिजनेस को चलाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो रिसोर्सेज ही होती है, और इन रिसोर्सेज की दो ही सोर्स हैं।
एक है आपकी लायबिलिटी और दूसरा है आपका अपना कैपिटल जो आप घर से लाके इन्वेस्ट करते हैं। बात समझ आ रही है? आगे क्या लिखा है? द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, ये वाली लाइन पढ़ रहा हूँ। द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स डिपेंड अपॉन यूटिलाइजेशन, दैट इज हाउ मच फंड विल बी नीडेड फॉर सर्कुलेटिंग एंड फिक्स कैपिटल। सर्कुलेटिंग का मतलब है सेल एंड परचेज करने के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ती है। मर्चेंडाइज खरीदोगे, बेचोगे, अपने वेयर हाउस में रखोगे, अपने शॉप के शेल्फ के ऊपर रखोगे, उसके लिए आपको एक वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो ये जो सर्कुलेटिंग का जो वर्ड है ना, बेसिकली वर्किंग कैपिटल। और दूसरा वर्ड लिखा हुआ है फिक्स कैपिटल। और फिक्स कैपिटल क्या होता है? जैसे आपका फर्नीचर है, आपका जनरेटर है, इन सारी रिसोर्सेज के बगैर भी बिजनेस को चलाया नहीं जा सकता। तो बिजनेस में दो तरह के कैपिटल की जरूरत पड़ती है, एक वर्किंग कैपिटल और एक फिक्स कैपिटल। आगे इसके बाद एक और बात लिखी है, द कैपिटल क्रेडिट ऑब्टेन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल। अच्छा, अगर घर से पैसे ला के इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो दूसरा ऑप्शन आपके पास फिर आपका क्या है? लायबिलिटी, जिसे हम कहते हैं लोन। और नॉर्मली लोन आपको कहाँ मिलता है? बैंक से मिलता है। कोई रिश्तेदार तो देगा नहीं, मेमनों में मिल जाता है बस। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे क्या लिखा हुआ है? द कैपिटल क्रेडिट ऑब्टेन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज नोन एज बोरोड मनी। बिजनेस को चलाने के लिए या तो आप जो रिसोर्सेज खरीदोगे, ये या तो लाइबिलिटीज उधार लोगे या फिर किसी से क्या ले लोगे? कैपिटल ले लोगे, मतलब लोन ले लो, अपने घर से पैसा लगाओगे। आगे इसके बाद एक और बात लिखी है, फंड्स विच आर रिक्वायर्ड टू परचेज एनी एसेट, ये वाली लाइन, to purchase any asset and to meet the expenses from the initial stage to the extension of any business are known as। तो बिजनेस में जीरो से जब नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या किसी पुराने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं या बिजनेस को रन करना है, उसकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज को बढ़ाना है, उसमें कोई नए एसेट्स वगैरह खरीदने, हर स्टेप पे आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। तो क्या बात पढ़ाई? फाइनेंस बिजनेस को चलाने के लिए, मतलब बिजनेस के एसेट्स के लिए चाहिए होता है, और उसके लिए दो ही सोर्सेज है हमारे पास, एक लायबिलिटी और एक कैपिटल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया यहाँ पर। इसके बाद अगर हम काइंड्स की बात करें तो दो तरह की काइंड्स आती हैं, एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है और एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ठीक है जी, ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस है और ये आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ठीक है जी। अब शॉर्ट टर्म फाइनेंस में क्या लिखा है? दैट रिक्वायर्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये इस तरह की हम बात कर सकते हैं, पढ़ते हैं भी। अ कॉमन प्रॉब्लम ऑफ एवरी बिजनेस इज फाइनेंसिंग डे टू डे ऑपरेशंस। व्हाट डज दैट मीन? ये डे टू डे ऑपरेशन का क्या मतलब है? रोजमर्रा की एक्टिविटीज। बात समझ रहे? इसके बाद आगे लिखा है, नॉर्मली बिजनेस फाइनेंस these items out of the receipts from sale, but sometimes the firm financing is needed. It is required for forecasting raw material, additional inventory। ये थोड़ा सा मुश्किल है, आप इसके लिए यूँ भी कह सकते हैं कि sometimes short term finance is required to purchase the raw material। ठीक है, to purchase additional inventory, to meet the customer need, to meet the customer need for meeting purposes, ये इस तरह की बातें। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस बेसिकली जो हम वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है, इसके बाद वो फाइनेंस आपका कैश में कन्वर्ट हो जाता है, और आप जिस पार्टी से भी वो फाइनेंस अरेंज करते हैं, घर से लेके आते हैं तो घर वापस ले जाएं, किसी से लोन लेके आते हैं तो लोन वापस कर दें। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस वैसे किन किन चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है आपको इस फाइनेंस की? परचेज, और ये जो मर्चेंडाइज वगैरह परचेज करने के लिए, इन्वेंट्री का लेवल बढ़ाने के लिए। इन्वेंट्री समझते हैं आप? वो माल जो हम स्टॉक में मेंटेन करके रखते हैं ताकि अगर कोई कस्टमर की बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आ जाए हमारे पास, हम उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें, एक शॉर्ट एक और आम अल्फाज में समझने के लिए। ठीक है जी। आगे लिखा हुआ है यहाँ इस लाइन में, मैं अभी ज़रा इसको प्रोमिनेंट कर रहा हूँ। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर शॉर्ट पीरियड, जनरली फॉर 1 year। इट नीड्स because of the fact that the stock is to kept ready before it is actually consumed। Normally short term finance जो होता है वो required होता है for less than 1 year, मतलब जिसका जो
टाइम पीरियड होता है वो नॉर्मली लेस देन 1 ईयर होता है। जिस तरह आप अपने लाइबिलिटीज़ की जिस तरह बात करते हैं, जिस तरह एग्जांपल अगर आपने अकाउंटिंग में कहीं पढ़ी हो, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड नॉर्मली शॉर्ट टर्म का जिस तरह लेस देन 1 ईयर होता है, इस तरह यहाँ इसकी भी बात की जा रही है शॉर्ट टर्म फाइनेंस। नीचे उसकी बहुत सारी काइंड्स दी हुई हैं और सोर्सेज भी दी हुई हैं। तो नॉर्मली शॉर्ट टर्म फाइनेंस कहाँ से किन किन पार्टीज से या किन किन सोर्सेज से आप अरेंज कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला काइंड आपके सामने लिखा है ट्रेड अकाउंट। ट्रेड अकाउंट का मतलब क्या है, पढ़ते तो बाद में, पहले ये सुन लें। नॉर्मली जब हम किसी सप्लायर से रेगुलरली परचेज करते हैं तो हमारा एक रिलेशन क्रिएट हो जाता है सप्लायर के साथ। फिर एक सिचुएशन ऐसी भी आती है कि हम उससे उधार पर माल लेने के काबिल, अगर हमारा यूँ समझ लें आपके सप्लायर, मतलब हमारी अगर क्रेडिबिलिटी बड़ी अच्छी है, अगर हम पार्टी के पैसे ऑन टाइम, जो टाइम हम स्पेसिफाई करते हैं उस टाइम पे अगर हम सप्लायर को पेमेंट कर देते हैं, तो हमारी एक क्रेडिबिलिटी और एक गुडविल मेंटेन हो जाती है और फिर उसी गुडविल की बेस के ऊपर हमें उधार भी मिलता है। तो उधार अरेंज करने का पहला तरीका ट्रेड अकाउंट। अच्छा जी, कंटिन्यू कर रहा हूँ। ट्रेड अकाउंट में क्या लिखा है, फर्म्स में परचेज ऑन अकाउंट एंड पे आफ्टर सम टाइम which may range from some days to some months। नॉर्मली आपको आपके सप्लायर से कुछ दिनों का या कुछ महीनों का उधार नॉर्मली मिल जाया करता है, जितना और जैसा रिलेशन आपका आपके सप्लायर के साथ होगा। दोज हु परचेज ऑन अकाउंट हैव टू फॉरगो कैश डिस्काउंट बट दे डोंट हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन इट। और ये एक ऐसा उधार होता है जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। हाँ, लेकिन एक चीज़ आपको ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी कि वो जो बल्क डिस्काउंट आपको मिलने वाला है ना, वो नहीं मिलेगा। क्योंकि ये एक ट्रेंड होता है मार्केट का कि अगर आप पार्टी से उधार लेते हैं, जल्दी पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा, लेट पेमेंट करेंगे तो सिर्फ फ़ायदा ये होगा कि डिस्काउंट नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। ये एक इंटरेस्ट फ्री शॉर्ट टर्म लोन होता है। नंबर 2 पे आता है आपके पास इंस्टॉलमेंट परचेज। ठीक है जी, इंस्टॉलमेंट परचेज क्या होती है भाई? जाहिर सी बात, हम समझते हैं आज के ज़माने में लोग इतना सारा कैश जो है वो कहीं पे भी स्टक करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि भाई काम भी चलता रहे और बहुत ज़्यादा कैश भी हमारा कहीं फंसे नहीं। और फाइनेंस की तो हमेशा और हर जगह पे आपको हमेशा शॉर्टेज ही नज़र आएगी। तो लोग, एक और नया ऑप्शन मार्केट में आया जिसका नाम क्या है, इंस्टॉलमेंट परचेज। इसमें क्या होता है, पढ़ते हैं पहले। बिजनेस फर्म्स मे परचेज मशीनरी ऑन इंस्टॉलमेंट which means the purchaser pays only a part as a down payment at the time of purchase and the rest of the amount is paid into monthly installments. The buyer has to pay interest as well। यहाँ पे एक बात ये भी लिख दी, इंस्टॉलमेंट परचेज में ये होता है कि आपको वन गो में फुल पेमेंट नहीं करनी पड़ती। कोई भी एसेट की जो आप खरीद रहे हैं, एसी खरीद रहे हैं, कोई प्लांट खरीद रहे हैं, कोई जनरेटर खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, सिर्फ उसका 20% डाउन पेमेंट हो जाएगा। 10 लाख की गाड़ी है तो 20% आपका हो जाएगा मिसाल के तौर पर 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये अगर डाउन पेमेंट आप पे कर दें तो बाकी 8 लाख रुपये का अमाउंट जो है ना आप इंस्टॉलमेंट में, अब इंस्टॉलमेंट की भी डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं, 3 साल, 5 साल, 7 साल, उसमें आपका रिमेनिंग अमाउंट डिवाइड कर दिया जाता है और साथ में इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड कर दिया जाता है और वो आप ऑन रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं। उसका कोई व्हाट्सएप नंबर है? इसके बाद नंबर 3 पे आता है आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल ड्राफ्ट या बिल ऑफ एक्सचेंज। ये क्या चीज़ होती है भाई? It is a credit instrument which is in writing, unconditional, and contain an order to the debtor to pay a certain sum of money in 3 months। नॉर्मली जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होती हैं या जो फॉर्मल वे में जो लोग ट्रांजेक्शन्स करते हैं सेल एंड परचेज की, तो वो एक प्रॉपर एग्रीमेंट बना के पार्टी को उधार पे माल बेचते हैं और उसमें एक टाइम पीरियड मेंशन होता है कि आप 3 महीने में पेमेंट पार्टी को कर देंगे। उसमें आपको बॉन्ड पेपर पे साइन वगैरह करके देनी पड़ती है और उसके बाद उसी डेट के ऊपर आपको मेच्योर होने पर, मतलब जो डेट आएगी उस डेट पे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं? नंबर 4 पे आता है इसके बाद प्लेजिंग रिसीवेबल। प्लेजिंग रिसीवेबल का मतलब है, देखो इसमें एक वर्ड आएगा इस हेडिंग के अंदर आगे जाके, फैक्टरिंग कंपनी। इसको मैं आम अल्फाज में कहता हूँ वो 3-4 दिन पहले की वसूली भाई।
अब ये वसूली भाई कौन होते हैं भाई, ये भी समझ लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है भाई कि मैंने सपोज करें कि एक पार्टी को माल उधार पे बेचा, ठीक है, और उससे मेरा टाइम पीरियड कितना एग्री हुआ, सपोज कर लिया 3 महीने। अब 3 महीने के बाद वो पेमेंट मुझे मिलेगी। ये माल बेचने के बाद सपोज करें कि 15 दिन के बाद मेरे साथ कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाती है कि मुझे उन पैसों की ज़रूरत पड़ती है, और जब मैं उस पार्टी से पैसे मांगने जाता हूं तो वो मुझे ये कहते हैं कि भाई हमारा और आपका तो 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, हम आपको 3 महीने से पहले पेमेंट नहीं दे सकते, आप तो 15 दिन में पैसे लेने के लिए आ गए। उस केस में कुछ मार्केट में ऐसी इंस्टीट्यूट या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद होती हैं जिनके पास आप इस पार्टी का बिल लेके जाएं और उनसे जाके कहें कि भाई मैंने इन पार्टी से 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया, पेमेंट 3 महीने के बाद मिलेगी, लेकिन मुझे अर्जेंट अभी जरूरत पड़ गई। तो इन दैट केस वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको पेमेंट दे देगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर 10 लाख रुपए की पेमेंट आपको रिसीव करनी जो 3 महीने में मिलेगी, तो सपोज करें जो भी मामला आपके तय होते हैं, सपोज करें वो आपको 9 लाख रुपए दे देगा, लाख रुपए कम देगा आपको। आप पूछेंगे क्यों, तो कहेगा भाई जल्दी भी तो मिल रहा है। तो 9 लाख के बजाय आपको 10 लाख के बजाय आपको 9 लाख का अमाउंट मिल जाएगा, लेकिन जल्दी मिल जाएगा फौरन 15 दिन बाद। और फिर पूरे 3 महीने गुजरने के बाद वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपकी पार्टी से पूरे 10 लाख रुपए वसूल कर लेगा। इससे तीनों पार्टीज को फायदा होगा। आपको ये फायदा होगा कि आपको पेमेंट जल्दी मिल जाएगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये फायदा होगा कि वो 1 लाख रुपए कमा लेगा 3 महीने के अंदर, और जिस पार्टी ने माल खरीदा है उसको ये फायदा हो जाएगा कि उसे अपने उधार का टाइम पीरियड पूरा मिल जाएगा, वो अपने पूरे 3 महीने के अंदर पेमेंट करेगा। बात समझ आ रही है? इसको कहते हैं प्लेजिंग रिसीवेबल। कुछ लोग मार्केट में ऐसे भी होते हैं जो बैंक के साथ मिलकर, आपको पता नहीं है अभी मैं बताता हूँ, उनको पास पैसा बहुत होता है, वो बैंक के साथ मिलकर क्या करते हैं, बैंक से ये कहते हैं भाई पैसा हमारे पास बहुत है, कहीं पे इन्वेस्ट कराना हो, इस तरह की जो सिचुएशन जो मैंने अभी जिक्र किया आपके साथ, इस तरह के मामला में वो अपने पैसे क्या करवाते हैं, ब्लॉक करवाते हैं, और उसमें उनको रिटर्न भी अच्छा खासा मिल जाता है। बैंक भी कमाता है, पार्टी भी कमाती है। आजकल बहुत सारे ट्रेंड मार्केट में इन है। इसी तरह नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास प्रोप्राइटर्स पर्सनल फंड। ये क्या होता है भाई, कुछ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप अपने घर से भी पैसे लेके आते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं पर्सनल फंड। ये भी एक तरीका है कि अगर आपके पास अपना खुद का फंड पड़ा हुआ है तो वो आप घर से ला के दे दें, वो इन्वेस्ट कर ले वक्ती तौर पर, और जैसे ही आपकी नीड पूरी हो जाए आप वापस उसको क्या कर ले, विड्रॉ कर ले। इसके बाद लास्ट में आता है आपके पास ओवरड्राफ्ट। व्हाट इज ओवरड्राफ्ट? देखिए ओवरड्राफ्ट का ताल्लुक बैंक के साथ, ये भी एक तरह का फाइनेंस है, उधार, लेकिन ये उधार आपको बैंक देता है। ओवरड्राफ्ट की मेन नेचर क्या है, आपने थोड़ा सा अकाउंट तो पढ़ लिया, इसको हम कहते हैं करंट लायबिलिटी। अच्छा जी, ओवरड्राफ्ट एक करंट लायबिलिटी होती है भाई, क्यों? अब ये होता क्या है सुनो। अज्यूम करें कि आपने अपनी पार्टी को एक चेक दिया है 15,000 रुपये, सही है। मतलब ये है कि अगर ये पार्टी बैंक में जाके 15,000 रुपये का चेक बैंक में आपके जाके प्रेजेंट करेगी तो उसे 15,000 रुपये मिलने चाहिए। एंड व्हाट इफ अगर आपके अकाउंट में 15,000 रुपये नहीं है बल्कि 12,000 रुपये, तो जाहिर है कि कंफर्म ये चेक आपका क्या हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा, क्योंकि आपके अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं है, जबकि आपने चेक बड़ी अमाउंट का दिया हुआ है। उस केस में ऐसा होता है कि कभी कभार बैंक क्या करता है, अपने कुछ कस्टमर्स को कुछ इस तरह की फैसिलिटीज देता है कि वो कहता है कि ठीक है आप अपनी पार्टी को चेक दे दें 15,000 का, भले ही आपके अकाउंट में 12,000 पड़े, 3,000 की अगर जो शॉर्टेज है वो शॉर्टेज हम अपनी जेब से क्या कर देंगे, पे कर देंगे। मतलब बैंक क्या करता है, आपका चेक बाउंस होने नहीं देता और अपने अकाउंट से पैसे निकाल के आपके बिहाफ पे क्या कर देता है, पे कर देता है। उस केस में होता क्या है कि आपका अकाउंट जो है वो नेगेटिव हो जाता है। कैसे नेगेटिव होता है सुने। 12,000 रुपये अकाउंट में थे, 15,000 का आपने चेक दिया, बैंक ने उसको, अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे जी, ओवरड्राफ्ट में अब हम क्या करेंगे कि बैंक फिर क्या करता है कि आपके बिहाफ पे पेमेंट कर देगा, और जब आप नई पेमेंट अकाउंट में जमा करवाएंगे तो पहले आपके वो वाले पैसे डिडक्ट करेगा जो उसने आपके बिहाफ पे पे किए हैं। और ये फैसिलिटी बैंक भी कुछ दिनों के लिए ही आपको प्रोवाइड करता है,
और इसमें दिनों के हिसाब से आपके अकाउंट से इंटरेस्ट डिडक्ट किया जाता है। बैंक फी सबिलिल्लाह कोई भी काम नहीं करता। मैं अभी फ़िलहाल इसको यहाँ तक रख रहा हूँ। इसके बाद अगले लेक्चर या अगले जो वीडियो के अंदर आपको इसका रिमेनिंग पार्ट भी मिल जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।